कहीं डांस फ्लोर पर झूम के नाचने का मूड तो नहीं हो रहा था? लॉबी में चलते हुए अर्जुन ने शरारती अंदाज में साहिर से पूछा। नहीं, तुझे वही घसीट कर दो चार हाथ देने का मूड हो रहा था। बोल तो वापस ले चलता हूं। साहिर ने भी उलटकर जवाब दिया। वही तो, मैं भी सोच रहा था कि अचानक से कड़वा करेला मीठा आम कैसे बन गया। अर्जुन अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। कड़वा करेला शब्द सुनकर साहिर को अचानक से जिंदगी का ख्याल आया। करेला का नाम सुनते ही ऐसा मुंह बनाती थी जैसे करेले की पूरी कड़वाहट उसके हलक तक उतर आई हो। साहिर के होठ जिंदगी को याद करके हो ही मुस्कुरा दिए। भले ही साहिर ने मास्क लगाया था, पर फिर भी अर्जुन की नजरों से साहिर की ये दिलफरेब मुस्कुराहट छुपी हुई नहीं थी। वैसे मैंने इस समय एक रूल बुक का भी नाम सुना है, कहो तो उसके बारे में भी तुझे कुछ बताऊं? अर्जुन साहिर की तरफ झुकते हुए बोला। रूल बुक? साहिर को समझ नहीं आया। हाँ, वही रूल बुक जिसने हमारी जिंदगी को चलती फिरती कानून की किताब बना दी है और खुद गैर कानूनी गलियों में घूम रहा है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। जवाब में साहिर ने उसे घूर कर देखा। सॉरी, सॉरी, वह री नहीं, साहिर सिंह राणा की जिंदगी है और साहिल सिंह राणा हमारी जिंदगी है। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है ना भाई? साहिर की नजरों को समझकर अर्जुन ने धीरे से अपने दाहिने हाथ से अपना दाहिना कान छूकर कहा। वैसे डांस फ्लोर पर रुक क्यों गया था? अर्जुन ने अंदर ही अंदर एक दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, बस लगा कि देखा देखा हुआ है। वहां पर मौजूद 2-3 लोग। साहिर अभी भी उस लड़की के ब्रेसलेट में उलझा हुआ था। वह जिस रास्ते पर चलते जा रहे था, वह बिल्कुल भूल भुलैया सुरंग जैसी थी। पता नहीं कहाँ उसको निकलना था। वहीं साहिर को यह सब अजीब सा लग रहा था। खासकर यह रास्ते, ऐसा लग रहा था कि अगर यहां से अचानक में निकलना हुआ तो वह शायद रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि हर एक लॉबी एक जैसी ही लग रही थी और हर रास्ते से 2-3 रास्ते जा रहे थे। वह रास्ता याद करने की कोशिश कर रहा था ताकि कुछ पहचान में आए और तेजी से निकल आ जा सके। पर अर्जुन के बार बार बोलने पर उसका कंसंट्रेशन टूट रहा था। देखा देखा लगेगा ना, मिलेनियर बाप के बिगड़े हुए औलाद थे। अर्जुन ने कहा। ऐसा मुझे भी लगा, पर जिधर से हम आए उधर से तो कोई नहीं था। साहिर ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि जिस रास्ते से ये दोनों आए थे वहां पर उनके अलावा किसी और की गाड़ी नहीं लगी थी। बताए तो भाई, यहां पर एंट्री के कई रास्ते हैं और एग्जिट के भी, जो जैसा होता है उस हिसाब से पास बनता है और एंट्री मिलती है। मैंने जो पास बनवाया है उससे हमें वीवीआईपी एंट्री मिल लेगी, और यहां पर भी वीआईपी एंट्री का मतलब तो तू समझ ही रहा है ना? अर्जुन दो अर्थी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट समझकर साहिर ने सर झटका। यह तो, साहिर ने अचानक से एक लोगों देखा। यह रॉयल स्टेज होटल का लोगो है। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। हम वहीं जा रहे हैं, ये उसी का अंडरग्राउंड इलाका है, अर्जुन ने बताया। क्या? साहिर को जबरदस्त हैरानी हुई। क्यों उड़ गए ना तोते? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। साहिर हैरानी से अर्जुन की तरफ देख रहे था। जो आदमी ऊपर जितना सफेद होता है ना, अंदर से उतना ही काला होता है। अर्जुन न एक अंडरग्राउंड लिफ्ट के अंदर एंट्री लेते हुए बोला। अब हम जहां जा रहे हैं वह सीधा रॉयल स्टेज होटल के रेजिडेंस इलाके में खुलेगा। साहिर को हैरानी भी हो रही थी और साथ में इस होटल के मालिक के दिमाग की दाद भी दे रहा था। रॉयल स्टेज होटल मेन मार्केट में था और यह लोग मेन टाउन से भी दूर आए थे। अंदर ही अंदर रॉयल स्टेज होटल ने काफी दूर तक अपना अंडरग्राउंड फैला लिया था। हम तो फिर उधर से भी एंट्री कर सकते थे, साहिर ने सोचते हुए कहा। अर्जुन ने इनकार में चलाया। हम जिस काम के लिए आए हैं वहां हमें सीधे दरवाजे से एंट्री नहीं मिल सकती थी, और मिल भी जाती तो पकड़े जाते। अर्जुन ने कहा। सीधा क्यों नहीं कि दरवाजे से एंट्री करने पर हम सिर्फ वही देखते जो कि वो हमें दिखाना चाहते हैं, और पीछे के दरवाजे से हम वो देख रहे हैं जो कि हम देखना चाहते हैं।
साहिर अब बहू तक कुछ समझ गया था। सफेद होटल की आड़ में अंदर ही अंदर बहुत काला धंधा हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी नजर इधर उधर भी घुमाई थी। हर कमरे में कोई ना कोई गैर कानूनी डील और कोई ना कोई गलत काम ही हो रहा था। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। इसलिए हमें हो लिया बदल कर पीछे का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा। चलो चलकर देखते हैं क्या बताता है। अर्जुन ने रूम नंबर 413 का दरवाजा अपना पास लगाकर झटके से खोल दिया, जैसे कि वह पास नहीं मास्टर की हो। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन राणा सा का कहीं भी अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ गए हैं, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। प्रेम बहुत परेशान था। दोनों की गाड़ी इस समय शहर के बाहर वाले इलाके में थी। इन लोगों के ऑल आवा इन लोगों के गिने चुने आदमी साहिर की तलाश और भी घर इलाकों में कर रहे थे। प्रेम और जितेंद्र जी को काफी समय हो गया था साहिल की तलाश में इधर उधर भटकते हुए। अब तक मिलेगी इन्फॉर्मेशन के अनुसार दोपहर 1 बजे के बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। आखिर जा कहाँ सकते हैं? जितेंद्र जी परेशान होते हुए बोले। उनका मन अब अपने हाई सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करने का हो रहा था या फिर पुलिस की मदद लेने का। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। भला कोई इस तरह से अपनी ही सिक्योरिटी ब्रेक करता है? ये बात समझते हुए कि उनके लिए हर तरफ खतरा है। आज अर्जुन भी आने वाला था, वह भी नहीं आया अब तक। प्रेम ने घड़ी देखते हुए कहा, 1 मिनट, अर्जुन आने वाला था तो तू अर्जुन को फोन करके क्यों नहीं पता करता? शायद राणा सा और अर्जुन साथ में हो, जितेंद्र जी ने मशवरा दिया। तुझे क्या लगता है मैंने किया नहीं होगा? उसका भी फोन स्विच ऑफ बता रहा है। प्रेम को साहिर की सिक्योरिटी की चिंता हो रही थी। दुश्मन रास्ते में हर एक कदम पर बिखरे पड़े थे। ऐसे में साहिर का इस तरह से बिना बताए हुए गायब होना बहुत परेशान करने वाला था। साहिर ऐसे पहले भी 3-4 दिनों के लिए गायब होता था, लेकिन उस समय वह प्रेम को सॉलिड बहाना देकर निकलता था, जिसका पता साहिर के लौटने पर प्रेम को होता था कि आखिर साहिर गया कहाँ है। और बाद में जब प्रेम उस पर गुस्सा करता था तो साहिर मुस्कुराते हुए कान पकड़ लेता था। पर आज शायद साहिर इतनी जल्दीबाजी में निकला था कि प्रेम को कोई सॉलिड बहाना बताने का उसे कोई समय नहीं मिल पाया था। इसका मतलब है कि दोनों दोस्त कहीं निकले हैं और हम बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जितेंद्र जी ने सोचते हुए कहा, आज साहिर रसा को आने दो, उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं। आज उनका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, और अगर इन सब चीजों के पीछे अर्जुन हुआ तो उसकी तो खैर नहीं। प्रेम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चल ज्यादा परेशान मत हो, अर्जुन के होते हुए राणा सा को कुछ नहीं होगा। जितेंद्र जी ने प्रेम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कैसे कुछ नहीं होगा, वह अर्जुन तो खुद चलती फिरती मुसीबत की दुकान है। प्रेम गाड़ी चलाते हुए बोला, थे रे लिए है, पर राणा सा के लिए नहीं। वह अपनी जिम्मेवारी समझता है तो तेरा ही बेटा ना, राणा सा के लिए जान दे देगा, लेकिन राणा साहब पर कोई आंच नहीं आने देगा। इतना भरोसा रख अपने बेटे पर। घर चलकर देखते हैं, क्या पता दोनों पहुंच गए हो। जितेंद्र जी ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, यह भी सही है। प्रेम ने गाड़ी घर तरफ मोड़ दी। अर्जुन आ चुका है तो फिर यह दरवाजे से भी नहीं आए होंगे। इस कारण अब तक जाना ईजी का भी फोन नहीं आया, वह भी परेशान ही बैठी होंगी। जितेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, पर असली परेशानी में तो साहिर और अर्जुन फंस चुके थे। अर्जुन ने जैसे ही अपना पास दरवाजे पर लगाया, दरवाजा बिना किसी चाबी के आराम से खुल गया। साहिर ने तेजी से अपने जेब में से अपना रिवॉल्वर निकालकर पोजीशन ले ली और झटके से कमरे में के अंदर चला आया। उम्मीद के विपरीत कमरा बिल्कुल खाली था। अर्जुन और साहिर ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा कि आखिर जिसकी तलाश में वह यहां तक आए हैं वह गया कहां। तभी बाथरूम में से आवाज आई, खाना टेबल पर रख दो और जाते वक्त दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। उस आदमी की आवाज सुनकर अर्जुन और साहिर के होठ मास्क के अंदर से ही तीखे मुस्कुराए। उन लोगों ने रिवॉल्वर वापस अपने जेब में रख ली और दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत करीब 50 की उम्र वाला एक आदमी कमर पर लपेटे हुए तौलिया को संभालते हुए बाथरूम से निकल कर आया। यह कमरे में अंधेरा क्यों है? आदमी के हाथ
अंधेरे में ही स्विच बोर्ड को टटोलने लगे। तभी अचानक से उसे अपने हाथों पर दबाव महसूस हुआ। अगले ही पल कमरे की सारी लाइट ऑन थी और वो आदमी एक कुर्सी पर वही बंधा हुआ था। साहिर और अर्जू न ने उसकी अच्छी धुलाई की थी, लेकिन वह आदमी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। अंतिम बार कह रहा हूं, सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें गाड़ी के ब्रेक को फेल करने के पैसे किसने दिए थे? अर्जुन ने कहा, मैंने गाड़ी का कोई ब्रेक नहीं फेल किया। आदमी ने हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब दिया। अच्छा, तू तो एक साधारण सा मैकेनिक था ना, जो कि एक गैरेज चलाता था। आज के डेट में ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक कैसे बन गया? साहिर ने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए पूछा। यह मेरी मेहनत का परिणाम है, आदमी ने उत्तर दिया। मेहनत का परिणाम है या फिर उस साजिश का परिणाम है जो कि तूने अंजाम दिया था? अर्जुन चिल्लाया। मैंने किसी साजिश को अंजाम नहीं दिया था। यह बात सही है कि वह गाड़ी कुछ दिन पहले मेरी ही गैराज में बनने के लिए आई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ न इन किया था। गाड़ी पूरी तरह से चेक होने के बाद ही सिक्योरिटी में वापस गई थी, आदमी ने आराम से कहा। तो फिर राणा फैमिली के मरते ही तेरे अकाउंट में 10 करोड़ आए कहां से, जिसके कारण तूने तुरंत इंडिया छोड़कर नेपाल में अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू कर लिया? साहिर ने तुरंत उसके सामने अपने जेब में से निकाल कर उसका बैंक डिटेल रख दिया। यह पैसे मेरी कमाई के हैं। कुछ देर सोचने के बाद आदमी बोला, हम कहाँ कह रहे हैं कि यह पैसे तुझे किसी ने फ्री में दिए हैं? तूने जो वह गाड़ी के ब्रेक फेल किया, उसके पैसे हैं, अर्जुन ने कहा। साहिर और अर्जुन उससे लगातार पूछ रहे थे, लेकिन वह आदमी घबराते हुए बात को गोल गोल घुमा रहा था। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, उससे मैंने इतना तो अंदाजा लगा लिया है कि आप दोनों साहिर सिंह राणा के बॉडीगार्ड हैं। पर आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये पहले ही मुझसे राणा फैमिली के बॉडीगार्ड प्रेम और जितेंद्र पूछ चुके हैं। उस समय भी मैंने उन लोगों को यही जवाब दिया था और आज ही मेरे पास यही जवाब है। और आप बेवजह मेरे ऊपर शक करके अपना कीमती समय पर बात कर रहे हैं। इतना मार खाने के बाद भी आदमी ने बिल्कुल सपाट लहजे में उत्तर दिया। उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए तो अर्जुन को भी उस पर विश्वास हो चुका था, लेकिन साहिर का दिमाग गर्म हो चुका था। पापा ठीक कहते हैं कि वह साजिश नहीं, हादसा था, अर्जुन ने धीरे से साहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन साहिर ने अर्जुन का हाथ हटाते हुए अपने जेब में से रिवॉल्वर निकालकर उस आदमी के सर पर लगा दिया। यह क्या कह रहे हैं आप? मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आदमी ने घबराते हुए कहा। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन साहिर ने उसे हाथ के इशारे से रुकने को कहा। बहुत कुछ मिलेगा। तुझे मार कर इस दिल को सुकून मिलेगा। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना भी जरूरी नहीं है। साहिर की उंगलियां टूट रिगर की तरफ बढ़ने लगी। इसके साथ साथ वो आदमी भी पसीने पसीने होने लगा। यह एक अंतिम मौका है तेरे पास। अच्छा होगा कि तुम सब सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगा। साहिर आराम से बोला। गुस्से से उसका दिमाग उबल रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप लोग बेवजह मुझे मार रहे हैं, आदमी घबराते हुए बोला। ठीक है, मान ली तेरी बात। तूने कुछ नहीं किया, पर हम तो कर सकते हैं ना? साहिर उस आदमी के बस सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तुझे तेरी बेटी की शादी करनी है ना? साहिर ने पूछा। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। अगर तू मुझे उस घटना की पूरी पूरी सही सही इंफॉर्मेशन दे देता है, तो तेरी बेटी की शादी में होने वाला सारा खर्च मैं उठा लूंगा। इतना ही नहीं, तुझे बिल्कुल सुरक्षित वापस तू जहां से आया है वह भेज दूंगा, या फिर अभी के अभी तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। क्यों? ये अब तो मेरे किसी काम का नहीं है, और बिना काम का आदमी मेरे लिए बोझ है। दोनों ऑप्शन तेरे सामने है, जो चाहे चुन ले। राजपूत हूं, जबान का पक्का हूं, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वरना अगर उन लोगों को यह जानकारी मिल गई थी कि हम तुझ तक पहुंच गए हैं, तो वैसे भी वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साहिर ने अपने चेहरे से मास्क निकालते हुए कहा। साहिर सिंह राणा,
अचानक से उस आदमी के होठों से निकला। साहिर के होठ हल्के से मुस्कुराए। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने गाड़ी में कोई छेड़खानी भी नहीं की थी। यह बात सही कि वो गाड़ी मेरे ही पास बनने के लिए आई थी, लेकिन गाड़ी में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं था। गाड़ी बिल्कुल सही थी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि आखिर गाड़ी को यहाँ लाने का क्या प्रयोजन था। फिर भी बड़े लोगों की बड़ी बात। मैंने उनके ड्राइवर को गाड़ी ले जाने के लिए कह दिया। उसके पहले एक आदमी वहां पर आया। वह भी राणा ग्रुप का ही आदमी था। उसी ने गाड़ी में कुछ लगाया था। मैं अच्छी तरह से नहीं देख पाया, लेकिन उसने कहा कि यह सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। वो आदमी ड्राइवर के साथ ही था और ड्राइवर ने भी गाड़ी में उसे उस चीज़ को लगाते हुए देखा था। मैंने कुछ कहना चाहा, तो ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मना कर दिया, तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उस समय गरीब आदमी था। ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी। फिर उनके ही आदमी राणा ग्रह ऊप वाले आए थे, जिन्होंने गाड़ी की सिक्योरिटी चेक की और उसको देख कर भी अनदेखा कर दिया। गाड़ी मेरे पास से चली गई। अगले ही दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पूरी राणा फैमिली उस गाड़ी के साथ ही खत्म हो गई। आदमी ने बताया। यह सुनते ही साहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। कौन सी चीज थी वह जो उस गाड़ी में लगाई गई? साहिर ने धीरे से पूछा। आखिर उसका शक सच साबित हो गया था। सच कहता हूं साहब, उस समय मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, वरना मैं कैसे भी करके राणा साहब को सूचना दे देता। नहीं तो प्रेम साहब तक यह बात जरूर पहुंचा देता। आदमी में हाथ जोड़ते हुए कहा, आज तो जानकारी है ना? बता क्या था? वह अर्जुन ने खड़े होकर पूछा। स्पेशल टाइप का टाइम डिवाइस था, जो कि विदेश से मंगवाया गया था। वो टाइम डिवाइस इतना खतरनाक था कि उस समय हमारे देश में उसको डिटेक्ट करने वाली मशीन भी किसी सिक्योरिटी कंपनी के पास नहीं थी। आज जब मैं खुद एक ऑटोमोबाइल कंपनी चलाता हूं, तो इस चीज को जानता हूं कि वो ऐसा बम था जो कि गाड़ी में ब्लास्ट नहीं करता, बल्कि जब उसे एक्सीलेटर के पास लगा दिया जाता है, तो वो एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक के भी आरे तार को एक निश्चित समय के बाद गला देता है, जिससे गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। और उस आदमी ने उस डिवाइस को वही ब्रेक के पास लगाया था। जहां तक मुझे पता है, इस चीज की जानकारी ड्राइवर को थी, लेकिन शायद उसे मौका नहीं मिला गाड़ी से कूदने का, और वह उसी गाड़ी में खत्म हो गया था। इसके अलावा जिन जिन लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी थी, उन लोगों को या तो मरवा दिया गया या फिर हटा दिया गया। आदमी ने आया। बाद में भी जब तुझसे पूछा गया, तब तूने इस चीज की सूचना प्रेमसा को क्यों नहीं दी? साहिर ने पूछा। मैं क्या बताता, मुझे खुद इस चीज की जानकारी नहीं थी। मैं तो इस चीज को भूल भी गया था। मुझसे इस बारे में किसी ने कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि सिक्योरिटी की चेकिंग खुद रेमजी ने की थी, और उस समय कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो इस डिवाइस को पकड़ पाती। बाद में शायद प्रेम जी को कुछ शक सा हुआ था कि कहीं गाड़ी में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, तो वह मुझसे पूछने आए थे। पर उसके पहले ही एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे 10 करोड़ रुपए देते हुए कहा था कि मैं उस डिवाइस के बारे में प्रेम जी को नहीं बताऊं। वह मुझे मार देते, लेकिन मुझे मारन ऐसे प्रेम जी को शक हो जाता, इसलिए मेरी जान बच गई। इस पूछताछ के बाद उसी आदमी ने मेरी मदद इस देश को छोड़कर निकलने में की थी, और उसके बाद से फिर मैं वापस इस देश में नहीं आया। आदमी ने कहा। कौन था वह आदमी? किसने तुझे रुपए दिए थे? साहिर ने पूछा। वह आदमी आदमी अभी उस आदमी का नाम बताता। उसके पहले ही उस बंद कमरे में ये पता नहीं कहां से गोली चली और आदमी ने वहीं दम तोड़ दिया। नहीं गोली चलने की आवाज आई और ना ही किसी की आहट समझ में आई, पर आदमी मर चुका था। साहिर ने तुरंत अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। अचानक शीशे के पास उसे कुछ भागता हुआ दिखाई पड़ा। उस आदमी को खून में लथपथ वहीं छोड़ कर साहिर और अर्जुन के पीछे भागे, पर तब तक साया गायब हो चुका था। कौन था ये एकदम? ये जानने के लिए एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आती है तो इसे अपन दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।